Good morning students. In the last class we have discussed about the basics of MOT, ki what are the salient features of MOT, how the bonding orbitals or anti-bonding orbitals are formed. ठीक है. Today we are going to study how to write the electronic configuration for the molecules or what are the information will get from that electronic configuration. ठीक है. कौन कौन से इन्फॉर्मेशन है जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको मिल सकता है. ठीक है. जैसे हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कोई भी मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है ना, उसकी स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है, और हमको पता चलेगा कि उस मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है. ठीक है. सो चलो डिस्कस करते हैं. हमने पढ़ा था दो टाइप के ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. ठीक है. सो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं. एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को हम स्टार से डिनोट करते हैं, जैसे सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz. ठीक है. ये सब सिग्मा, यहाँ पर एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ सिग्मा बनता है. यहाँ पर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, यहाँ पर पैरेलल ओवरलैपिंग होती है. ठीक है. बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं. सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px एंड पाई 2py. जैसे कि एटॉमिक में क्या होते थे, s p d f सिर्फ वही होते थे, यहाँ सिग्मा और पाई और रहेंगे. ठीक है. इतना क्लियर हुआ. तो ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं. अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं. ठीक है. तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए. सेम वही अफबाउ रूल्स, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंस रूल. ठीक है. सो अफबाउ रूल क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी ऑर्बिटल्स में कब फिल होंगे, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज़. ठीक है. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज़. जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाएंगे. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में जाएंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में जाएंगे, है ना. तो हमको पता होनी चाहिए कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है. ठीक है. तो उसके लिए ये कुछ आपको रूल्स बताएंगे हम. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर O2 एंड F2. याद रखेंगे O2 F2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है और बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं लाइक Be2 हो गया, लिथियम 2 हो गया या N2 हो गया, उन सब के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है और O2 F2 के लिए अलग होता है. ठीक है. तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर O2 एंड F2 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर O2 एंड F2. और ये वाला जो है फॉर ऑल दी मॉलिक्यूल एक्सेप्ट O2 एंड F2. ठीक. तो यहाँ पर भी लिख देना, मैंने वहाँ पर डैश लिखा है, उसकी जगह आप पूरा यही लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्सेप्ट O2 एंड F2. तो O2 F2 के लिए अलग होता है और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है. ठीक है. तो दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करने पड़ेंगे. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, मैं बताती हूँ. ठीक है. तो सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा 1s की, उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार 1s की, फिर सिग्मा 2s की, फिर सिग्मा स्टार 2s की, सिग्मा 2pz, उसके बाद 2px, पाई 2px और पाई 2py दोनों की एनर्जी सेम होती है. ठीक है. पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी सेम है. उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py की एनर्जी सेम है और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा स्टार 2pz की. सो दिस इज़ फॉर O2 एंड F2. पर अगर उसके अलावा कोई दूसरा मॉलिक्यूल है लाइक N2 हो गया सो N2 के लिए ये वाला फॉलो करेंगे. यहाँ पर डिफरेंस ना सिर्फ यहाँ पर आता है, देखो सिर्फ इसी लाइन पे. O2 F2 में सिग्मा pz की एनर्जी कम होती है और पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी ज़्यादा होती है. ठीक है. अब देख सकते हैं यहाँ पर से, पर बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उस केस में क्या होता है, पाई 2px, पाई 2py की एनर्जी ज़्यादा होती है और सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होती है. तो सिर्फ यहाँ पर ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहता है. ठीक है. सो जब O2 मॉलिक्यूल का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आएगा तो आप ये वाला फॉलो करोगे. पर अगर N2 का आ गया, ठीक है, N2 के अलावा लिथियम 2 का आ गया, कुछ भी दूसरा आ गया तो आप ये वाला फॉलो करेंगे. C2 है तो उन सब के लिए ये वाला फॉलो होगा. ठीक है. कार्बन 2 के लिए भी यही फॉलो होगा, N2 के लिए भी यही फॉलो होगा. तो O2 और F2 के लिए हम ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे, मतलब ये वाला एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे
और बाकी सारे मॉलिक्यूल के लिए ये वाला एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए कि क्या क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर डैश है, उस डैश की जगह पूरा लिखेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट O2 F2 है और ये O2 F2 के लिए है, ओके। सो चलो कि एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। अच्छा, पहले कुछ और टर्म्स मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सो फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स we get the following information. हमको ये सब इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली इंफॉर्मेशन मिलती है स्टेबिलिटी की। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है कि NB शुड बी ग्रेटर देन NA, ठीक है। NB शुड बी ग्रेटर देन NA, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। पर अगर NB इज लेस देन NA तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। अब ये NB NA क्या है भाई, NB जो है इट इज़ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और NA है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो लिख लो इसको नोट कर लिए हैं। NB है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, NA है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो अगर NB इज ग्रेटर देन NA तो मॉलिक्यूल स्टेबल है और NB इज लेस देन NA तो वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। अगला जो चीज़ हम निकाल सकते हैं सेकेंड इज दी बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है हाफ NB माइनस NA, दिस इज द फॉर्मूला, हाफ NB माइनस NA। सो अगर ये बॉन्ड ऑर्डर से भी पता चल सकता है, बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव है तो मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल है, पर अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव है मतलब अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। पर अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 आ गया तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, सो ये सारी चीज़ें हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ये सब चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इसका भी एग्जांपल देखेंगे, ठीक। थर्ड जो हम निकाल सकते हैं इट इज़ अ नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड इसका मतलब क्या है कि उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, कितने बॉन्ड्स रहेंगे, ठीक है। कोई भी दो एटम्स हैं उनके बीच नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में दो एटम के बीच कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं ये हम निकाल सकते हैं। कैसे, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 1, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है मतलब क्या है, दो एटम के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है मतलब उन दो एटम्स के बीच डबल बॉन्ड है, और बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, और बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उसको आपको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो बॉन्ड ऑर्डर निकल सकता है, हम नेचर ऑफ बॉन्ड पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर निकल गया तो हम नेचर ऑफ बॉन्ड निकाल सकते हैं। अगला हम क्या बता सकते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे, जितनी स्टेबिलिटी जो है इट डिपेंड्स ऑन दी बॉन्ड ऑर्डर। सो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ, हायर दी बॉन्ड ऑर्डर हायर दी मॉलिक्यूल स्टेबल, ठीक है, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ दी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसके एग्जांपल जैसे कि एक मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है,
जैसे H2 की बात करें, H2 में बॉन्ड ऑर्डर आता है 1, ठीक है। N2 की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। सो आप बॉन्ड ऑर्डर से इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं कि भाई N2 इज मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन बिकॉज इसमें 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। सो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड ऑर्डर पे। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, हायर द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। सो अगर दो मॉलिक्यूल है H2 और N2, सो H2 का बॉन्ड ऑर्डर आता है 1, N2 का बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। सो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? इट विल बी मोर स्टेबल, इट विल बी लेस स्टेबल। तो हमने यहाँ पर रिलेटिव स्टेबिलिटी निकाल ली भाई कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। तो इस तरीके से MOT की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले मैंने कल यही बताया था कि MOT का एडवांटेज क्या है कि इससे हम रिलेटिव स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर भी बता सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल है उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, ठीक। सो ये हो गया 4th पॉइंट। आई होप आपने ये लिख लिया है, लिख लो इसको। फिर 5th पॉइंट डिस्कस करते हैं। 5th पॉइंट इज बॉन्ड लेंथ। सो जो बॉन्ड लेंथ होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड ऑर्डर। मतलब क्या हुआ? अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम है, अगर बॉन्ड लेंथ कम है, अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ या ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो आप इस केस में देख लो H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। इसका मतलब क्या है कि H2 का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा और N का बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक है। ये बॉन्ड लेंथ कम होगा नाइट्रोजन के केस में और हाइड्रोजन के केस में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। सो इससे ये निकाल सकते हैं ना, ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ शॉर्टर इज द बॉन्ड, सॉरी ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम है। सो देखो नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा तो उसका बॉन्ड लेंथ कम रहेगा, हाइड्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है तो उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सो आप देखो इसको आप इस चौक के एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ ये इसका लेंथ कम है, इसका लेंथ ज़्यादा है, तो आप इसको ब्रेक करना आपके लिए मुश्किल है, बट आप इसको ईजिली ब्रेक कर सकते हो, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो वो आप उस बॉन्ड को आप ब्रेक कर सकते हैं, अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो उसको ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब वो मॉलिक्यूल क्या है? स्टेबल है। बॉन्ड लेंथ कम मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये N2 ज़्यादा स्टेबल होता है और H2 कम स्टेबल होता है। सो बॉन्ड लेंथ से भी आप स्टेबिलिटी पता कर सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल की। बॉन्ड लेंथ कम है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ किस पर डिपेंड करता है? बॉन्ड ऑर्डर पे। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 5th प्रॉपर्टी थी। 6th हम लोग देखते हैं। 6th है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक नेचर। क्या होता है डायामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक वो मटेरियल्स होते हैं विच आर रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो अगर आप कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो वो रिपेल होता है, ठीक है। जबकि जो पैरामैग्नेटिक होते हैं दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसको नोट कर लो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फिर से बोल रही हूँ, आप नोट डाउन कर लो। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। Diamagnetic materials are those material which are repelled by the external magnetic field, ठीक है, they get repelled। तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे पता चलता है कि कोई मटेरियल पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक? इफ all the electrons
in the molecule are paired. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब पेयर्ड है, मतलब इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सारे पेयर्ड है। ठीक है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो चुकी है तो उस केस में जो मटेरियल होगा वो होगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? डायमैग्नेटिक। सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हैं तो वो होगा डायमैग्नेटिक। अगर उसमें कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। सो इसको मैं रब कर रही हूँ, आप इसको नोट कर लिए होंगे। इफ सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, सो हमने देख लिया कि किसी भी अगर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम वहाँ से गैदर कर सकते हैं, लाइक बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। पैरामैग्नेटिक मतलब इफ सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड देन इट इज़ पैरामैग्नेटिक, इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन अ मॉलिक्यूल देन इट इज़ अ डायमैग्नेटिक। ठीक है, सो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक भी क्या होता है हमने पढ़ लिया। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे कुछ मॉलिक्यूल का और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और पता करेंगे कि वो स्टेबल है कि नहीं। ठीक है, और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहला मैं एग्जांपल बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल से लेती हूँ। H2 का मॉलिक्यूल है। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो H2 में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। इतना तो समझ में आता है आपको कि अगर हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2। ठीक, तो हम H2 के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे? ये वाला। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे और O2F2 आएगा तो ये वाला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सिग्मा 1s में। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? सिग्मा 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों डाल दिए। सो यही लिख देती हूँ मैं इसका। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हाइड्रोजन। 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2। कैसे बना ये? इस तरीके से 2 ऑर्बिटल हैं हाइड्रोजन के, 1s ऑर्बिटल। ठीक है, वो कंबाइन होके इस तरीके से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। दिस इज़ दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और ये क्या है? एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज़ ऑल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। सो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है H2 के और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन एटम के। ठीक है, 1s 1s। सो 1s 1s कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, आप देखोगे यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 1s में। पहले एक जाएगा, फिर एक और है तो वो भी यहीं जाएगा। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना शुरू करेंगे। सो दिस विल बी द इसको कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आप बना सकते हैं, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2। अब इसमें हम Nb और Na निकालते हैं। सो Nb और Na क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो है ही नहीं। सो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, है ना। यहाँ पर देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। कोई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। ठीक, तो Nb2 Na 0। अब यहाँ से हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हाफ Nb माइनस Na। सो हाफ 2 माइनस 0, सो 1। सो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब क्या है कि देयर इज़ अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन दी 2 हाइड्रोजन एटम। इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, लिख लेंगे क्या मतलब है बॉन्ड ऑर्डर 1 का मीन्स है दैट मीन्स देयर इज सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। 2 हाइड्रोजन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ से स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव है तो मॉलिक्यूल क्या है? स्टेबल है। सो स्टेबिलिटी फाइंड करेंगे हम यहाँ से। स्टेबिलिटी, है ना, क्योंकि क्या है? सिंस बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव
H2 molecule is stable. ठीक है, स्टेबिलिटी क्या है इसकी, स्टेबल है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या आया है, पॉजिटिव आया है। अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों ही पेयर्ड हैं, है ना, पेयरिंग है, अनपेयर्ड कोई इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है। सो अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डायामैग्नेटिक। सो अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखें हम इसको, सो आप लिख सकते हो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हैंस H2 molecule is diamagnetic. Therefore, H2 molecule is diamagnetic. ठीक है, सो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसलिए ये जो है H2 मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक है। तो इस तरीके से हमको सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे उस सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर से हमको स्टेबिलिटी पता चल जाएगी और मैग्नेटिक कैरेक्टर भी पता चल जाएगा यहाँ से कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अनपेयर्ड नहीं है। अगर अनपेयर्ड होता तो पैरामैग्नेटिक होता। सो ये क्लियर हुआ H2 मॉलिक्यूल के बारे में। ऐसे ही हम He2 मॉलिक्यूल के बारे में भी देखते हैं, हीलियम 2। ठीक है, सो हीलियम 2 की बात करते हैं। हीलियम 2 मॉलिक्यूल, तो हीलियम 2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हीलियम एटम में 2। सो हीलियम 2 में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, सो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। ठीक है, सो दिस इज 1s ऑर्बिटल ऑफ हीलियम, दिस इज 1s ऑर्बिटल ऑफ हीलियम, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ He2। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल होंगे, सिग्मा 1s में। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, टोटल 4 हैं, तो अब कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये क्या है, बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया, Nb माइनस Na 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 है मतलब क्या, वहाँ तो कोई बॉन्ड ही नहीं है ना। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है दैट मीन्स वहाँ कोई बॉन्ड ही नहीं है। He और He के बीच कोई बॉन्ड ही नहीं है, इसका मतलब He2 molecule does not exist, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, He2 molecule पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो He2 molecule does not exist। तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस पता कर सकते हैं यहाँ से। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया मतलब वो मॉलिक्यूल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो यहाँ से हमको पता चल गया He2 मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि वो हाउ कैन यू से कि He2 मॉलिक्यूल्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये, आप अगर बैक एक्सरसाइज में देखेंगे बुक का क्वेश्चन है व्हाई डज द Be2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। Be2 मॉलिक्यूल, व्हाई डज द Be2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। वैसे ही क्वेश्चन आ सकता है सेम टू सेम कि व्हाई डज द He2 मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो उसका आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब क्या है। इफ़ बॉन्ड ऑर्डर इज 0 दैट मीन्स देयर इज़ नो बॉन्ड बिटवीन दी एटम। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर 0 मीन्स देयर इज़ नो बॉन्ड बिटवीन दी एटम, हैंस दैट मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो इस तरीके से आप पूरा आंसर कंप्लीट करेंगे उसका। क्लियर हुआ? सो अगला कुछ आपको मैं होमवर्क दे दूंगी जिसका आपको इसी तरीके से मॉलिक्यूल लिखना होगा। अब हम नेक्स्ट जो है आपकी बुक का क्वेश्चन करेंगे 4.36। ठीक है, बुक का क्वेश्चन है 4.36। आप इस क्वेश्चन को लिख लेना। कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ एंड इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कुछ स्पीशीज़ दिए हुए हैं, उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है और उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। ठीक है, कौन कौन से स्पीशीज़ हैं, O2, O2+, O2- आयन, O2, 2-।
ठीक है। तो कुछ ये स्पीशीज़ हैं, चारों की स्टेबिलिटी कंपेयर करें। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम सबका ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उनका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। सारे स्पीशीज़ का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और फिर वहाँ से हम पता लगाएंगे कि कौन सा स्टेबल ज़्यादा है। कैसे पता लगाएंगे? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा। तो हम बॉन्ड ऑर्डर से पता लगाएंगे कौन सा जो स्पीशीज़ है वो मोर स्टेबल है, कौन सा लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ से पता चलेगी? हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अगर सारे पेयर्ड होंगे तो वो क्या हो जाएगा? अगर पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक है, अगर अनपेयर्ड है तो वो पैरामैग्नेटिक रहेगा, ठीक है। सबसे पहले ये 4.36 करते हैं। तो हम 4.36 में देखो हमको ऑक्सीजन का यूज़ करना है ना, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ऑक्सीजन के लिए हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं? ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अगर N2 होता तो ये वाला यूज़ करते हैं। मैं आपको होमवर्क में N2 मॉलिक्यूल्स और उसके आयंस को दूंगी मैं। जब N2 के बारे में बात होगी तो आप ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना। मैं अभी O2 का बता रही हूँ तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी, ठीक है। क्लियर? ओके। सबसे पहले हम O2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O2? 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ O2 2 है तो 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और ये यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2, पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 1s में, तो सिग्मा 1s 2 हो गया। अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सिग्मा स्टार 1s में, वहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिर जाएगा सिग्मा 2s, फिर कहाँ जाएगा? सिग्मा स्टार 2s, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? कैलकुलेट करो। 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। हमको 8 और यूज़ करना है। अब कहाँ जाएगा? सिग्मा 2pz में, ठीक है। अब कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन? px और py में। पाई 2px, फिर कहाँ जाएगा? पाई 2py। तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 10 14, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स और हैं, कहाँ जाएंगे वो? 2px और 2py में। अब देखो px और py की जो एनर्जी है वो सेम है, ठीक है। तो अगर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं तो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पेयरिंग कब होती है? जब दोनों ही ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे? उन दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे दोनों में, ठीक है। तो पहले क्या होगा? पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर पाई स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, है ना। और हुर्न्स रूल क्या बोलता है कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल को आपको पेयरिंग करनी है तो आप पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि दोनों ही ऑर्बिटल्स में क्या होंगे? हाफ फिल ना हो जाए, ठीक है। जैसे ये 2px 2py क्या है? इस तरीके से है। ये 2px है, पाई 2px और ये है पाई 2py, ठीक है। पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py है। तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे यहाँ तक? देखो यहाँ तक 14 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके थे, 2 बचे थे। तो पहले मैं क्या करूँगी? दोनों में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन डालूंगी। अब अगर और इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो फिर मैं इसकी क्या करूँगी? पेयरिंग शुरू करूँगी। तो दिस इज़ दी हुर्न्स रूल, ठीक है। हुर्न ने यही कहा था। तो इसलिए पहले क्या है? दोनों में मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया है, तो टोटल अब 16 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। अब 17 होते तो मैं क्या करती? अब पेयरिंग शुरू करती, ठीक है ना। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में पेयरिंग तब तक नहीं होती जब तक कि दोनों ही ऑर्बिटल जो है सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते, ठीक। अगर मैं इस तरीके से लिखती ना तो ये गलत हो जाता। पहले मुझे दोनों में एक इलेक्ट्रॉन डालना है, उसके बाद उनकी पेयरिंग शुरू करनी है, ठीक है। समझ रहे हैं? क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ये सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स नहीं थे, इसकी एनर्जी कम थी, फिर उससे ज़्यादा इसकी थी, फिर उससे ज़्यादा इसकी थी। इस वजह से हम इसको क्या करते? सिंपली इसको डबली ऑक्यूपाइड करके ही आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर O2। देखो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 तक 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 14 15 और 16, ठीक। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? NB और NA। NB मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? ये वाले, ये, ठीक है। तो काउंट करो, 2 4
6 7 8 9 10, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग कौन से हैं? स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग है। सो 2 2 4 और ये 5 और ये 6, सो एंटी बॉन्डिंग आ गया 6। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हाफ NB माइनस NA, सो ये हो जाएगा हाफ 10 माइनस 6, तो ये 10 माइनस 6 4 और ये 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 है ना, आपको तो पता है O2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है? O डबल बॉन्ड O, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक। सो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया हमने 2। अब हम क्या निकालेंगे? इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो आप बताइए इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी? अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, देखो यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो प्रॉपर्टी क्या होती है? पैरामैग्नेटिक। तो ये क्या है? पैरामैग्नेटिक, ठीक। सो ये हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक, हमने O2 मॉलिक्यूल का निकाल लिया। अगला स्पीशीज कौन सा है? O2 प्लस, ठीक है। सो मैं इसको रब कर रही हूँ, आई होप आपके पास ये लिखा हुआ रखा है। ओके, O2 प्लस, O2 प्लस का मतलब क्या समझ रहे हैं? प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, उसने जो O2 है उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके O2 प्लस बनाया है ना। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। तो अगर O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है तो O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन कम है मतलब क्या हो जाएगा? 2p वहाँ से हट जाएगा, 2p में आखिरी इलेक्ट्रॉन गया था, उस आखिरी इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर देंगे, तो बाकी जो बचा दैट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर O2 प्लस। सो लिख लो यहाँ पर सिग्मा 1s2, फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग वाले में जाएंगे, फिर 2s में, फिर उसके एंटी बॉन्डिंग में, फिर 2pz में, 2px, 2py में, फिर जो 15th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा? पाई स्टार 2px में जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अब यहाँ से हम NB और Na निकालते हैं। NB कितना हो जाएगा? वो तो 10 ही रहेगा। Na हो जाएगा 5, आप काउंट कर लीजिए Na 5 है कि नहीं। अब हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। सो इट इज़ हाफ NB माइनस Na, हो जाएगा 5/2, 2.5, ठीक है। सो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं O2 माइनस आयन का, ठीक है। O2 माइनस आयन मतलब क्या है? इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 17। तो अब क्या होगा? देखो इस 17 में, इसमें तो 16 थे, अब जो इलेक्ट्रॉन इनकमिंग है वो कहाँ आएगा? px में आएगा, क्योंकि अब डबलिंग होना शुरू होगा, है ना, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में चले गए हैं, px में भी और py में। तो अब यहाँ पर डबलिंग होना शुरू होगा तो px में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक। O2 माइनस आयन, तो पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में जाएंगे, फिर सिग्मा स्टार 1s में, फिर सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा स्टार 2s में, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाते हैं इलेक्ट्रॉन? सिग्मा 2pz में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं सिग्मा नहीं पाई 2px, पाई 2py, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ तक तो डबलिंग हो गई, अब कैसे होगा? पहले दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितना हो गया? 16 हो गया, हमको 17 इलेक्ट्रॉन डालना, तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? px में। आप py में भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर ये px और py दोनों की एनर्जी सेम है, तो आप हो सकता है py को फिल कर दें, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक।
सो एन बी 10 है, वो तो कुछ चेंज नहीं हुआ। एन ए कितना हो गया यहाँ पर आप देखोगे, एन ए हो गया यहाँ पर 7। सो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 10 - 7/2 3/2, इसको लिख सकते हैं 1.5। अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताइए। अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये अभी भी क्या है आपका पैरामैग्नेटिक है। तो यहाँ भी लिख लो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसकी भी लिख लो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यहाँ भी देखोगे। सो यहाँ भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज़ ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। यहाँ भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक। तो जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा पैरामैग्नेटिक। सो समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। O2+ है मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया, तो कहाँ से चला गया Py से। O2- है मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो वो कहाँ जाएगा Px में, ठीक है। अब O2- है, अगला जो है वो क्या है O2 आयन है। सो O2 आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 16 O2 में होते हैं, इसमें होंगे 18 क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, ठीक है। सो अब क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है मतलब यहाँ पर क्या आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। सो काउंट कर लो 18 है कि नहीं, 2 to 4 यहाँ तक हुआ 10 12 14 16 और 18, ठीक है। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर O2 आयन, ठीक। सो नंबर ऑफ बॉन्डिंग भी 10 है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग काउंट करो 8, ठीक है। सो 10 - 8 ये हो गया 1। अब यहाँ पर देखो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, मतलब अब ये क्या हो गया है डायमैग्नेटिक। सो दिस इज नाउ डायमैग्नेटिक। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, कंपेयर करो रिलेटिव स्टेबिलिटी को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनकी क्या निकालनी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद अब हम कंपेयर करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और किसकी स्टेबिलिटी कम है। सो ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद अब हम इनमें कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकल गए हैं, 4 स्पीशीज़ थी, चारों स्पीशीज़ के हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिए हैं, ठीक। सो नाउ अब हम कंपेयर करते हैं, ठीक। हमारे पास था O2, O2+, O2- और O2 इतने स्पीशीज़ थे। O2+ का देखो 2.5 है, अपनी कॉपी में देखिए O2+ का 2.5 था। O2 का कितना था 2 था, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, O2+ का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा दैट विल बी हाईली स्टेबल। इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, सो इट विल बी दी मोस्ट स्टेबल, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अब देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब ये क्या है पैरामैग्नेटिक। उसके बाद नेक्स्ट आप देखो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, अपनी कॉपी में देखिए O2 का कितना था, उसका 2 था, तो दिस इज स्टेबल, लेस स्टेबल देन दिस। उसके बाद है O2-, O2- की जो बॉन्ड ऑर्डर थी वो हाफ थी। उसके बाद लास्ट था O2-, ठीक है। O2-, की कितने हैं बॉन्ड ऑर्डर हाफ 1। O2-, का हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला था 1। So this is less stable, this one is least stable। इसकी भी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, इसकी भी पैरामैग्नेटिक थी, ये डायमैग्नेटिक था। सो इसकी स्टेबिलिटी आप कैसे कंपेयर करोगे, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी, O2+ सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद O2 स्टेबल होगा, फिर O2- और लीस्ट स्टेबल क्या होगा O2-। सो दिस इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सो इस तरीके से आपको क्या करना है कंपैरिजन करना है स्टेबिलिटी की। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या क्या किया हमने। हमको ये 4 स्पीशीज़ दिए थे, इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी और उनके मैग्नेटिक कैरेक्टर को हमको स्टडी करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। पहले हमने O2 का लिखा, जो मॉलिक्यूल है उसका लिखा, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। फिर हमने O2+ का लिखा, O2+ में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन हटा दो। O2- में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, O2- में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, ठीक है।
तो ये समझ में आया। उसके बाद हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल के कंपैरिजन किया, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है वो लीस्ट स्टेबल है। और अगर पेयरिंग है तो वो डायमैग्नेटिक है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए, ठीक है, कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, जब वो पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है, 1s पूरा फिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सिग्मा स्टार 1s में। जब पूरा सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएगा तो अगला कहाँ जाएगा, सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा स्टार 2s में, फिर सिग्मा 2pz में, ठीक है। जब सिग्मा 2pz पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आगे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, px और py में। अब px और py दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, तो दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, तो इनमें पेयरिंग कैसे होगी, जब तक कि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने उस रूल से इसको पूरा फिल किया है और निकाला है आंसर, ठीक है। सो आपका होमवर्क है कि आपको सेम रिलेटिव स्टेबिलिटी कंपेयर करना है N2, N2 प्लस, N2 माइनस और N2 2 माइनस। ये मैं आपको होमवर्क लिख के दे देती हूँ, आप उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से एक लेक्चर में और कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बचा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर और डाइपोल मोमेंट, 3 टॉपिक्स बचे हैं। उसको अगले एक वीडियो में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी और फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। सो बस चैप्टर 4 तक ही आपका एग्ज़ाम में आएंगे, एक वीडियो और फिर ये चैप्टर एंड, ठीक है। इस वीडियो में कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।